अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा अपना प्रीवियस जो हमने पढ़ा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था लीनियर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लीनियर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लीनियर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेव्स आ जाएं और वो एक दूसरे के साथ कुछ इंटरेक्शन करें तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं, उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन कहते हैं। ठीक है, और इस प्रिंसिपल को नाम दिया जाता है लीनियर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब जी इसी प्रिंसिपल के अंडर आपके पास 3 बेसिक फिनोमिनाज आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस जो ऑलरेडी आप पढ़ चुकी हैं। इंटरफेरेंस कब होता है? जब दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का मतलब ये कि कौन से डायरेक्शन पे ये मूव कर रहे हैं। अगर दोनों वेव्स इस साइड पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका वेवलेंथ सब कुछ सेम है, तो आपके पास कौन सा फिनोमिना होगा? इंटरफेरेंस का फिनोमिना होगा। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस कहते हैं। बच्चे फिर फर्दर हमने पढ़ा था कि इंटरफेरेंस में आपके पास 2 टाइप्स हैं। एक आपके पास है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव, और दूसरा आपके पास है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डिटेल से आप ये पढ़ चुकी हैं, यहाँ पर बताने का मतलब थोड़ा सा रिकॉल करना है। फिर इसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट, ये आपके पास फर्स्ट फिनोमिना है, और अब सेकंड जो आपके पास फिनोमिना है सुपरपोजिशन के अंडर, वो आपके पास बीट्स का फिनोमिना है। बीट्स, अगर आपके पास दो वेव्स का वेवलेंथ सेम हो और उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन सेम हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को मैं जस्ट पी के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ, ये सेम हो, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 वेव्स स्लाइटली डिफरेंट हो, देन कौन सा फिनोमिना होगा? बीट्स का फिनोमिना होगा। ठीक है, तो इस फिनोमिना को फर्दर हम कहते हैं कि ये आपके पास बीट्स का फिनोमिना है। फिर इसी के अंदर जो थर्ड फिनोमिना है वो आपके पास है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। बेसिकली ये आपके पास लीनियर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के 3 फिनोमिनाज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इंटरफेरेंस कब होगा? जब दो वेव्स की फ्रीक्वेंसीज, उसका वेवलेंथ और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन सेम हो, तो आपके पास इंटरफेरेंस का फिनोमिना होगा। सेकंड कौन सा फिनोमिना है? बीट्स है आपके पास। बीट्स कौन सा फिनोमिना है? जब दो वेव्स का वेवलेंथ और उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन सेम हो, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट हो, तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं बीट्स कहते हैं। ठीक है, फिर थर्ड फिनोमिना जो मेन आज का हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ेंगे, दैट इज स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। अब स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स ये कब प्रोड्यूस होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, डिटेल से हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरली जो टॉपिक है वो आपके पास है, हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ भी उसका सेम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 वेव्स और वेवलेंथ उसका सेम है, लेकिन उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन डिफरेंट है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये आपके पास डिफरेंट है। इसका क्या मतलब है कि इट मीन्स कि अगर एक वेव इस डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, और दूसरा वेव इसी डायरेक्शन में मूव करे, तो कौन सा फिनोमिना आपके पास प्रोड्यूस होगा? स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। और ये बच्चे, इसको स्टैंडिंग वेव्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर लुक लाइक लूप्स। अगर आपने इसको स्ट्रिंग में हम प्रोड्यूस करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये लूप के फॉर्म में वाइब्रेट करते हैं, दैट वाई दे आर लुक लाइक स्टेशनरी, इसलिए हम इसको स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। ठीक है, अब बच्चे स्ट्रिंग में हम इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सपोज करते हैं कि आपके पास ऐसे ही एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग को हमने दोनों एंड से यहाँ पे भी इसको फिक्स किया है और यहाँ पे भी हमने इसको क्या किया है? फिक्स किया है। अब हम क्या करते हैं कि इस मिड से हम इसको प्लग करते हैं,
यहाँ से हम इसको प्लग करते हैं। प्लग करने का मतलब ये कि यहाँ से मैंने इसको पकड़ा है और ऊपर डिस्प्लेस किया है मैंने इसको, तो ये मेरे पास ऐसे एक फॉर्म इसने बना दिया है, ठीक है, कि इस फॉर्म में आ गया है। नाउ यू नो दैट ये ब्लैक कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ये आपके पास इंसिडेंट वेव है, ठीक है, तो ये आपके पास एक इंसिडेंट वेव है। अब इसके बाद इफ यू रिमेंबर, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ा है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ा है। तो ये जो वेव है तो ये अब आपके पास रिफ्लेक्ट होगा फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो जब कोई भी वेव रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम, फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ अ डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम, तो उसमें पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री r लैम्डा बाई 2 हम इसको कहते हैं, और ये ऑलरेडी आप पढ़ चुकी है, ठीक है। ओके, अब अच्छा ये जो आपके पास पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट वेव है ये तो आपके पास आ गया है, लेकिन अब ये जो आपके पास बाउंड्री है यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होगा, अगर इसको आप देखें तो ये आपके पास क्रस्ट है, और हमने कहा कि व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ अ डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम, देन इसमें पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 होगा या 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये क्रस्ट गया है, तो रिफ्लेक्टेड वेव आपके पास कौन सी आएगी, ट्रफ आएगा आपके पास ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रफ आ गया है। अब अगर आप देखें तो आपके पास क्रस्ट और ट्रफ एक ही टाइम पे एक ही साथ पे आ गया है, ये आपके पास क्रस्ट है और ये आपके पास ट्रफ, इट मीन्स दैट दिस इज इंसिडेंट वेव एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। नाउ अब यहाँ जो सुपरपोजिशन होती है तो वो कौन कौन से वेव्स के बीच में होती है, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में होती है। तो ये दोनों वेव्स, अगर आप दोनों वेव्स को देखें तो फ्रीक्वेंसी इनकी सेम है, वेवलेंथ इसका सेम है, लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट है। रिफ्लेक्टेड वेव का डायरेक्शन इस, इंसिडेंट वेव का डायरेक्शन इस साइड पे है, जबकि रिफ्लेक्टेड वेव का डायरेक्शन इस साइड पे है, ठीक है। तो ये दोनों वेव्स एक ही टाइम पे सुपर इम्पोज होके एक दूसरे के साथ ओवरलैप होके कौन सा फिनोमेना करती है, ये एक लूप बनाती हैं, और उस लूप को ये इसने एक लूप बना दिया है, और उस लूप को हम कहते हैं स्टैंडिंग आर स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, ठीक है। ओके, फिर फर्दर बच्चे हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर ड्रॉ कर देती हूँ, बिकॉज अब हम इसके पार्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके पास वो लूप है। ओके, अब अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो एक पोर्शन आपके पास, एक पॉइंट आपके पास ये है और एक पॉइंट ये है। अगर आप इन पॉइंट्स को देखें तो ये दोनों पॉइंट्स मूव नहीं कर रहे, ये स्टेशनरी है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को कहा जाता है नोड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोड्स कहा जाता है। और ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ है इसको कहा जाता है एंटी नोड्स, और ये अगेन आपके पास नोड है, ठीक है। याद रखिए कि नोड की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो मिनिमम होती है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। और जो एंटी नोड होता है, एंटी नोड उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। ओके बच्चे, दूसरी बात याद रखिए कि आपके पास ये जो स्टैंडिंग वेव्स हैं, इसको स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये ना तो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ना ही इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है और ना ही इसमें मैटर ट्रांसफर होता है। दैट वाई दे आर कॉल्ड स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। ना ही इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और ना ही मैटर ट्रांसफर होता है। यू नो कि हमने पढ़ा था वेव की डिफिनीशन ही यही है कि वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, लेकिन हमने स्टार्ट के लेक्चर में हमने इसको क्लासिफाई किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, हमने फर्दर इसको 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हमने इसको 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। एक आपके पास है प्रोग्रेसिव वेव है और एक आपके पास है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स है। प्रोग्रेसिव वेव वो वेव्स जो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, इट ट्रांसफ़र एनर्जी, जबकि स्टैंडिंग वेव इट डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी।
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये आपके पास है कि इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास स्टैंडिंग आर स्टेशनरी वेव्स है, ठीक है। तो ये बात बच्चे याद रखें कि हमने स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स वो वेव्स होती हैं कि इसमें ना तो मैटर ट्रांसफर होता है और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जस्ट ये वाइब्रेट करता है, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि हमने इसको एनर्जी दी है यहाँ से, जैसे हमने इसको प्लग किया है, एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड की है, तो वो एनर्जी तो वेस्ट हो गई है, ठीक है, या डिस्ट्रॉय हो गई है। तो नो, वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। हमने क्या किया है, हमने इसको एनर्जी दी है, हमने इसको डिस्प्लेस किया, तो ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लूप्स। लेकिन जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो वो वाइब्रेशन, वो जो एनर्जी आपने उसको दी है, वो अपना फॉर्म चेंज कर देती है, ठीक है। ये साउंड के फॉर्म में आ जाता है या हीट के फॉर्म में आ जाती है, तो टोटल एनर्जी आपके पास कंजर्व्ड रहती है, लेकिन वो एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसफर नहीं होती इस स्ट्रिंग में, लेकिन उसने अपना फॉर्म चेंज कर दिया है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद बच्चे हम कहते हैं कि नोड्स और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास लैम्डा का 1/4 पार्ट है, तो हम कहते हैं कि लैम्डा बाई 4 इस कंसेक्यूटिव जो नोड और एंटी नोड है उसके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, तो ये आपके पास लैम्डा बाई 4 है, ठीक है। और अगर आपको बताया जाए कि नोड और नोड के बीच में कितना डिस्टेंस है या डिफरेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये लैम्डा बाई 2 है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखें कि नोड और नोड के बीच में कितना डिस्टेंस है, एंटी नोड और नोड के बीच में कितना डिस्टेंस है, और एंटी नोड और दूसरे एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये आज का हमारा जनरल टॉपिक था कि हमने स्टैंडिंग वेव्स को समझा कि स्टैंडिंग वेव्स आपके पास क्या होती हैं, कैसे होती हैं, और इसके डिफरेंट हमने देखा कि पार्ट्स इसके कौन से होते हैं, और हमने इसको किस चीज़ पे क्लासिफाई किया है और कौन सी कैटेगरी में ये आता है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम है कहीं पे। इसके बाद हम स्टैंडिंग वेव एंड स्ट्रिंग इसको पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।